मुख्यमंत्री केरल के अच्युतानंद जी ने, और मैं वापस दोहराता हूँ, वामपंथ गुट के मुख्यमंत्री जी ने ये कहा था कि ये लव जिहाद बहुत ही प्रायोजित तरीके से सनातन संस्कार को खत्म किया हुआ एक प्रायोजित कार्यक्रम है। सर मैं दोहराता हूँ इस शब्द को, और बहुत से कोर्ट्स ने भी और बहुत से लोगों ने बहुत से फोरम्स पे इसका नोट लिया गया, खास करके इसलिए क्योंकि ये वामपंथियों की तरफ से आया था। हम आज जिस विषय पे चर्चा करने आज यहाँ सम्मिलित हुए हैं, लव जिहाद, एक मिसकंसेप्शन आप लोगों का वेरीफाई कर ले कि ये किसी मजहब के खिलाफ या किसी धर्म के खिलाफ नहीं है। ये एक उस विकृत मानसिकता के खिलाफ है। ये जो आंदोलन एक उस विकृत मानसिकता के खिलाफ है, जिस मानसिकता के चलते एक बहुत ही प्रायोजित तरीके से हिंदू सनातनी संस्कार पर, खास करके हिंदू महिलाओं पर अत्याचार किया जाता है, उनको धोखा दिया जाता है, और एक जो ड्रीम कहते हैं सर कि दारुल इस्लाम एस्टैब्लिश करने के जो कहा जाता है, मैं फिर से दोहराता हूं, ये मजहबी बात नहीं है, ये एक विकृत मानसिकता की बात है कि सारे दुनिया में एक ही परचम लहरा है। बस ये उस मानसिकता के खिलाफ एक आंदोलन शुरू किया गया है। वैसे सनातनी संस्कार ये कहता है कि अहिंसा परमो धर्म, पर आज के इस गंभीर विषय पे हम सभी को मार्गदर्शन देने आए भारतीय जनता पार्टी के युवा नेता और हिंदू इकोसिस्टम के संस्थापक आदरणीय श्री कपिल मिश्रा जी, उपस्थित आदरणीय एडवोकेट सुधा जोशी जी, श्रीमती रसीलाबेन शाह जी, द कन्वर्जन मूवी के संपूर्ण क्रू, श्री विनोद तिवारी जी जो डायरेक्टर है, राज पटेल जी, विपुल पटेल जी जो प्रोड्यूसर है, हमारे एक्टर्स प्रतीक शुक्ला जी, रवि भाटिया जी, आप सबका मैं आज इस कमल पुष्प टॉक्स जो एक भारतीय जनता युवा मोर्चा की पहल समस्त देश भर में और खास करके आज आपको मुंबई में देखने मिल रही है, ऐसे इस भव्य वार्तालाप के सेशन में आप सभी का मैं तहे दिल से और मैं सभी सामने उपस्थित मेरे युवा साथी कार्यकर्ता और मुंबई करो का यहाँ पर मैं अभिनंदन और आपका स्वागत करता हूँ। साथियों, पहले बॉर्डर पे आतंकवाद के रूप में, फिर उसके बाद हलाल के माध्यम से आर्थिक मार देने की साजिश, और उसके बाद अब हमारे घर में बहू और बेटियों के साथ में उन्हें टारगेट करने की साजिश। ये कई दिनों से ये जो जिहाद चला जा रहा है, ये गंभीर विषय का कहीं ना कहीं सामना और उसे खत्म करने के लिए हम युवाओं को, जो हम देश का भविष्य है, हमें आज नहीं कल तो उतरना ही था, तो क्यों ना उसकी शुरुआत आज से ही करें। मैं समझता हूं कि हम सब भाग्यशाली है कि आज ये कमल पुष्प टॉक्स के माध्यम से हमारे बीच में इतने बढ़िया वक्ता जो कहीं ना कहीं हमें लव जिहाद के बारे में जो समस्याएं चल रही है, कैसे उसको सुलझाना है और कैसे हमें उससे अवगत होना है, जो हमारी बहनें हैं उनको बताने के लिए आज हमारे बीच में आए हैं। तो मैं सभी से निवेदन करूंगा कि सबसे पहले कि जो द कन्वर्जन मूवी आने वाले 6 मई को रिलीज होने जा रही है, तो हम सभी को पूरे मुंबई के अंदर खास करके अपने सारे दोस्त यार परिवार के साथ मिलकर ये मूवी देखने जानी है, फिल्म देखने जानी है। ये मैं निवेदन आप सभी साथियों से करूंगा। और आज इस मंच के माध्यम से मैं यहाँ उपस्थित द कन्वर्जन मूवी के जो पूरा स्टार कास्ट है, जो पूरा क्रू है, उनको ये मैं एक आश्वासन देता हूं
कि आने वाले कुछ दिनों के अंदर पूरे मुंबई के अंदर ऐसे कई स्क्रीनिंग हम युवा मोर्चा के माध्यम से मुंबई में रखेंगे और हर घर घर तक ये कन्वर्जन मूवी पहुंचे ये सुनिश्चित करेंगे। मुझे पता है आप सब कपिल मिश्रा जी, सुधा जोशी जी, रसीलाबेन शाह जी को सुनने आए हैं यहाँ पर, लेकिन फिर एक बार मैं आपसे मेरी वाणी को विराम देने से पहले एक निवेदन फिर करने जा रहा हूं कि आपके आसपास में भी अगर ऐसा कोई व्यक्ति है जिसकी क्षमता नहीं है टिकट खरीदने की, तो आप स्वयं उसे टिकट खरीद के ये मूवी जरूर दिखाएं। ये मैं निवेदन फिर से आपसे करता हूं और आप सब बड़ी संख्या में आज यहाँ उपस्थित है, तो फिर एक बार कपिल मिश्रा जी और पूरी टीम का दिल से अभिनंदन करता हूं और इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए मैं अंकित जी को निवेदन करता हूं और साथ ही साथ मुंबई के चारों महामंत्री आए हैं, उनसे निवेदन करता हूं मंच पर आए मुंबई भारतीय जनता युवा मोर्चा के। कि वो कृपया डायस पे आए और इस विषय के ऊपर हमें मार्गदर्शन दें। सुधा जी। जय श्री राम। जय श्री राम। आज इस मंच पे कन्वर्जन मूवी के माध्यम से लव जिहाद के ऊपर बोलने के लिए इस मंच में बुलाया, इसके लिए मैं भारतीय मोर्चा का मनपूर्वक आभार मानती हूँ। मंच पर उपस्थित सभी माननीयों को आभार मान के मैं दो शब्द बोलना चाहती हूँ। लव जिहाद ये शब्द एक 10 साल से हम सुनते आ रहे हैं। जो विश्व हिंदू परिषद में, बजरंग दल में, कोई हिंदुत्व संगठन में काम करने वाले लव जिहाद के बारे में जब आवाज उठाई तो वामपंथियों और अन्य जो सेक्युलरिज्म का विचार रखने वाले हैं, लव जिहाद कुछ होता नहीं है, ये हिंदुत्व संगठन में झगड़ा लगाने का एक काम चालू किया, ऐसा करके आरोप किया। लेकिन मैं आपको ये कहना चाहती हूँ, लव जिहाद ये जो वर्ड है ये सबसे पहला कहाँ शुरू हुआ? ये लव जिहाद वर्ड कोई हिंदुत्व संगठन ने दिया नहीं है। बहुत साल पहले केरल में एक अच्छे घर की लड़की मिसिंग हो गई। वो सीए करती थी, उसका कोई रिलेटिव पुलिस ऑफिसर थे, तो बहुत उन्होंने ढूंढने का कोशिश किया। बाद में वो पुलिस ऑफिसर थे, उन्होंने कानून का सहारा लेके जब भी कोई आदमी मिसिंग होता है उसके लिए हाईकोर्ट में एक हैबेस कॉर्पस करके प्रोविजन है उनको ढूंढने के लिए। तो उन्होंने केरला हाईकोर्ट में एक हैबेस कॉर्पस दाखिल किया। जब ये हैबेस कॉर्पस में वो लड़की को ढूंढ निकाला, तभी कोर्ट के सामने उसको पेश किया। वो लड़की चार्टर्ड अकाउंटेंट सीखती थी, उसके साथ में एक लड़की थी, मुस्लिम फ्रेंड थे वो। उसने अपने भाई से उसका पहचान करके दिया और धीरे धीरे वो लड़के ने इसको इस्लाम के बारे में बताया और इस्लाम कबूल करने के लिए लगाया। बाद में उसको कन्वर्ट करके उसका शादी किया। ये सब बातें कोर्ट के सामने आने के बाद उसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन करने के लिए लगाया। तभी ये मुस्लिम समाज में एक फतवा निकला है लव जिहाद का, और हिंदू लड़कियों को फंसा के उनको धर्मांतरण करने के लिए उनको पैसा दिया जाता है और उनको बाकी का ही सब प्रोविजंस किया जाता है, गाड़ी, मोबाइल, सब चीजें उनको प्रोवाइड किया जाता है हिंदू लड़की लोग को खास करके फंसाने का और कन्वर्शन करने के लिए। तभी केरला हाईकोर्ट ने लव जिहाद वर्ड का यूज किया। ये अपने को ध्यान में होना चाहिए, क्योंकि ये हमेशा हिंदुत्व संगठन के ऊपर आरोप होता है, तुमने ये लव जिहाद समाज में दिया। लव जिहाद ये कानूनन दिया गया शब्द है और कोर्ट में दिया गया शब्द है लव जिहाद, ये फतवा भी प्रूव हुआ है। लेकिन ये बाद में जो वामपंथियों ने सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में और हमारे खिलाफ ये आरोप किया गया ये लव जिहाद वर्ड होता ही नहीं है, ऐसा कोई फतवा हुआ नहीं है। लेकिन ये प्रूव है केरला हाईकोर्ट में, उनका जजमेंट में लिखा हुआ शब्द है। ये हम जिस लव जिहाद में हम काम करने वाले हैं इनको मालूमात होना चाहिए। लव जिहाद ये अपन सोचेगा तो मैं भी 1992 से विश्व हिंदू परिषद में काम करती हूँ। विश्व हिंदू परिषद बोलेगा तो सबके सामने एक राम मंदिर का चित्र आता था और उसके बाद धीरे धीरे विश्व हिंदू परिषद का मैंने बहुत सारा आयाम में काम किया। वो टाइम पे लव जिहाद हमने कभी सुना
नहीं था। बाद में धीरे धीरे ये आतंकवाद से भी बहुत बड़ा समस्या लव जिहाद हो गया, और जहाँ जहाँ मुस्लिम बस्ती ज्यादा है वहाँ तो ये रोज का ही बात हो गया लव जिहाद का। लेकिन जब भी हम लोग सुनते थे उधर लव जिहाद हो गया, वो लड़की कोई मुस्लिम के साथ में भाग गई, ऐसा हुआ वैसा हुआ, ये धीरे 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 हमारा घर तक, हमारा मोहल्ले तक, हमारे आजू बाजू में होने लगा। तभी इसका सीरियसनेस बढ़ गया, सभी हिंदुत्व संगठन ने इसमें काम करने लगा और राजकीय पक्ष भी इसमें काम करने लगा। अभी आज तो द कन्वर्शन मूवी सुन के जिस भारत में, जिस मुंबई में दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे पिक्चर को हम लोग सालों साल थिएटर में देखते थे, और आज हम लोग का कन्वर्जन पिक्चर का मूवी के लिए इधर आए, तो इससे अच्छे दिन क्या है भारत के लिए। जिस दिन हम लोग दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे पिक्चर देखे, हमारा लड़कियां जो मुस्लिम के साथ में जाने लगे, तभी हमारा समाज को समझ में आया जो हमारा लड़की लोग का गलती किधर हो रहे हैं और हमारे लड़की लोगों को कौन फंसा रहे हैं। जो लव जिहाद, इसके पीछे का एक मकसद ये खाली प्यार या प्रेम का नहीं है। भारत का जो संस्कृति है, हिंदू संस्कृति है, ये दो चीजों के ऊपर है, एक गाय और एक मान। जो गाय ये हमारा संस्कृति का प्रतीक है, 33 कोटि देवी देवताओं का वासस्थान है, वैसा मान जो हमारा स्त्री है उसका सम्मान में, जो शास्त्र में हम बोलते हैं यत्र नारीस्तु पूज्यते रमन्ते तत्र देवता, जो संस्कृति में बोला है जहाँ नारी का सम्मान होता है वहाँ देवी देवताओं का वासस्थान होता है। और जिस नारी सम्मान में हमने महाभारत किया, हमने रामायण किया, वैसा हिंदुस्तान में एक नारी का संरक्षण के लिए सभी युवा को रास्ते में उतरना पड़ रहा है और नारी को समझाना पड़ रहा है हमारा संस्कृति क्या है, हमारा धर्म क्या है, आप क्यों मुस्लिम धर्म में अट्रैक्ट हो रहे हो। हम लोग हमेशा लव जिहाद में मुस्लिम धर्म को दोष देते हैं, लेकिन इस मंच में मैं अपना युवा को आह्वान करना चाहती हूँ, कहीं ना कहीं हमारा भी गलती हो रहा है, कहीं ना कहीं हमारे बहने भी गलती कर रहे हैं। हमने बहुत सारा लव जिहाद में उनको काउंसलिंग का काम करते हुए ऐसा धर्म मेरे में कुछ होता नहीं, सर्वधर्म समभाव है। और मेरा वाला जो सलीम है ना वो थोड़ा अलग है, ऐसा लड़कियां बोलते हैं हम लोग को जब लव जिहाद में हम लोग काउंसलिंग करने जाते हैं। नहीं, वो जो है ना वो मेरे साथ में मंदिर में भी आता है, वो टीका भी लगाता है, वो दिवाली में भी आता है, ये सब हमको सुनने को मिलता है। जब एक बार निकाह हो जाता है, ये सब होने के बाद जब निकाह हो जाता है वो असली रंग दिखाना चालू करता है। निकाह के बाद पहला कंडीशन उसको रहता है तुमको नमाज पढ़ना पड़ेगा, वो लड़की को तब तक मालूम नहीं रहता है मुस्लिम धर्म क्या है, इस्लाम क्या है। उसको खाली वो जो मोटरसाइकिल पे घुमाने वाला, व्हाट्सएप में चैट करने वाला और मोबाइल में मीठी मीठी बातें करने वाला सलीम रहता है। जब वो इसको निकाह करके घर में लेके जाता है तभी वो कट्टर सलीम बन जाता है। तो उनका घर वाले भी तब तक वो अपोज करते रहते हैं। जब वो लड़की घर पे जाती है उनको एक काफिर लड़की काम वाली का रूप में घर में मिल जाती है और वो लड़की को उस दिन मालूम पड़ता है इस्लाम क्या है और लव जिहाद क्या है, लेकिन वो वापस आने वाले रास्ते में नहीं जाती क्योंकि उधर कहीं ना कहीं हमारा समाज का एक गलती रहता है। हमारा लड़की मुस्लिम समाज में गई है तो हम किधर मुंह दिखाने के लायक नहीं रहे, और ये वापस आएगी तो हमारा घर में जो है लड़कियां उनका शादी कैसा होगी, उनका भविष्य क्या होगा, इसके लिए हम लोग उसको वापस आने का रास्ता बंद करते हैं। और वो लड़की जब उधर फंस जाती है तो वो सोचती है मैंने अभी तो आई है मेरे घर में तो मुझे वापस जिंदा लेगा नहीं और मैं इधर भी जिंदा बचने का ज्यादा कोशिश नहीं कर सकती हूँ। तो लव जिहाद का उसको जब असलियत मालूम पड़ता है तभी उसको दो ही रास्ता बचता है, एक तो सुसाइड करो नहीं तो इस्लाम कबूल करके उनके साथ में जियो। जब वो इस्लाम कबूल कराता है उसको तभी नमाज पढ़ने के लिए उनको मदरसा में नहीं तो या घर पे कोई किसी को बुला के उसको नमाज सिखाया जाता है। पहले उनका लड़की लोग को स्कूल में भेजने के लिए पैसा नहीं रहेगा तो चलेगा, लेकिन काफिर को इस्लाम कबूल कराने के लिए वो पैसा खर्च करते हैं। जय श्री राम।
जानी चाहिए। अब तो हमारा मंदिर बन रहा है, तब आनंदोत्सव के अंदर जोर से बोलो जय श्री राम। युवा मोर्चा उनको सबको देख के आज मुझे भी अच्छा लगा, क्योंकि मैं एक जमाने में मैं भी युवा मोर्चा की कार्यकर्ता थी। और आज मैं कोई भाषण नहीं दूंगी। सबसे पहले हमारे बीच जो एक लव जिहाद की फिल्म बनाने वाले जी टीम आई है, उनको सबसे पहले मैं बहुत पूरी धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने ऐसी फिल्म बनाने का सोचा और आपको इसमें प्रेजेंट किया। क्यों मालूम है, हमने अभी कश्मीर फाइल आई, पूरे हिंदुस्तान में टहलका बच गया, हिंदुस्तान नहीं फॉरेन में भी टहलका बच गया, और लोगों के अंदर एक जन जागृति हुई कि कश्मीर में क्या हुआ था। भाषण से नहीं होता, प्रेजेंटेशन चाहिए। जैसा अभी हम कई भाषण देते हैं, बच्चों के बीच में जाते हैं, पेरेंट्स के बीच में जाते हैं, लव जिहाद पर जन जागरण करते हैं, लेकिन फिर भी वो काम हो ही रहा है। इनकी फिल्म बहुत इफेक्ट करेगी, ऐसा मैं आशा करती हूँ। फिल्म क्या है? फिल्म तो जो आज हमारे जो बच्चे जो लव जिहाद के तरफ जा रहे हैं, वो फिल्म का आधा हिस्सा तो आधे तो फिल्म के तरफ से जाते हैं। शाहरुख खान, आमिर खान, ये खान, वो खान, इन लोगों ने जो लव जिहाद का सबने हिंदू लड़कियों से शादी करके और तुम्हारे मन के अंदर एक हीरो बना के रख दिया, और ऐसा सेक्युलरिज्म के उनका हमारा ब्लड एक ही है, क्या फर्क पड़ता है, ऐसा सेक्युलरिज्म के अंदर हमारे दिल में आया और हम हमारे बच्चे जाने लगे। ठीक है, मैं ज्यादा भाषण इसके ऊपर नहीं देना चाहती हूँ, क्योंकि मुझे तो बहुत ही कम समय दिया। मेरा तो 1-1.5 घंटे का मेरा भाषण रहता है और मैं भाषण नहीं देती हूँ, मैं प्रत्यक्ष में बताती हूँ क्या हो रहा है और कैसा होता है। हम लड़कियों को जब लाते हैं तो क्या परिस्थिति रहती है। लड़के के साथ अफेयर हो गया, उसके साथ उसका अटैचमेंट हो गया, घर में पता चला, चलने के बाद उन लोगों ने उसको बहुत समझाया कि ये अपने को ग्रास आने वाला नहीं है, हम लोग तो कांदा लहसुन भी नहीं खाते, ये लोग तो रोज मटन मच्छी खाने वाले हैं, गाय का और डुकर का मांस तुमको खिलाएंगे। बहुत समझाया, तब जाके वो लड़की ने कहा ठीक है अभी मैं शादी करने को तैयार हूँ। तो उसके लिए लड़के देखना शुरू हुआ, और फिर लड़का दूसरे दिन सगाई थी। मैं शॉर्ट में बोल रही हूँ, जरा गड़बड़ हो जाएगी, जरा देख लेना। तो दूसरे दिन सगाई थी, तो सगाई के दिन वो लड़की भाग गई उस लड़के के साथ। और ये अभी मैंने नाम नहीं बताऊंगी, वो वेल नोन पर्सन है, डायमंड मर्चेंट है, उनकी लड़की थी। 3 भाइयों के बीच में एक ही लड़की थी, बहुत सुंदर थी। उसने घर में से कुछ काफी पैसे लिए, कुछ गहने लिए, और उस लड़की के साथ वो चले गए। कहाँ रही वो मालूम है आपको? मैं आपको उसका एड्रेस बताती हूँ। मुलुंड के अंदर जहाँ जूने कपड़े बेचे जाते हैं, उसके बाद वहाँ पर जो एक बस्ती है, मुस्लिम बस्ती, वहाँ पर वो लड़की जाके रही। एक छोटे 2 रूम थे उस रूम के अंदर। और जब वहाँ पर जाने के बाद उसको पता चला कि अरे मैंने बहुत बड़ी गलती की, और यहाँ पर आके और जब उसके सामने खाना आया, वो खाना देख के उसको उल्टी होने लगी। पहले दिन तो 2 दिन तो आराम से बीत गए, तीसरे दिन उसके ऊपर जबरदस्ती होने लगे। जब उसने विरोध किया तो उसके ऊपर अत्याचार होने लग गए। उस लड़के का फ्रेंड, उसके पिताजी, उसके चाचा, उसके घर में आने वाले लोग उसके ऊपर इतने अत्याचार किए। अभी उसके ऊपर मैं अभी युवा बैठे हैं, अभी आजकल सब मेरे से ज्यादा आप फ्री हो, तो मैं बताऊं उसके ऊपर बलात्कार किया गया। और जब उसने विरोध किया तो उसको सिगरेट के चक्के दे के उसके ऊपर बलात्कार किया गया और उसको एक रूम में बंद कर दिया। उसके तब इतने बार अपने घर की इज्जत बाहर न जाए, इसलिए पहले तो वो ऐसे छुप के बोलने लगे। फिर उन्होंने मेरे से कांटेक्ट किया, रसीला बहन अपनी बेबी गई। तब मैंने कहा कहाँ कैसे, और हमने उसका ये निकाला, एड्रेस निकाला, तो हमको पता चला यहाँ पर है। तो वहां पर हम जब देखने गए तो वहां से वो लड़की को बाहर निकालना बहुत मुश्किल था। जब उसको वहां पर मुश्किल हो गया, तब वहां पर आपको मालूम है वो दत्तक बंदी योजना वाले पीला ये जैकेट पहन के काम करते हैं, पता है ना आपको? पता है ना? हाँ या ना? सब बोला करो
मेरे को बच्चों के साथ ऐसी बात करने की आदत है। तो जब उन्होंने वो वहां पर बैठ के कुछ बातें कर रहे थे, तो इसने वो छोटे से खिड़की में से उस लड़की ने उस लड़के को बुलाया और उसको बोला, तो वो लड़के डर गए। फिर उनको लगा कि कुछ मुश्किल है यहाँ पर, तो उन्होंने उस लड़के को, उसने इशारे से कहा कि आप पेन और मुझे कागज दो। तो अभी वो लड़कियों के पास पेन न था, कागज नहीं था, उसने रेलवे की टिकट उसके पास में दे दी और उसने अंदर उसके मेरा नाम और मेरा फोन नंबर लिखा और उसने लिखा कि बेन वो मुश्किल माचू, ये 3 वाक्य लिख के उसने दे दिया। तब उस लड़के ने वो मुझे फोन किया और कहता है कि भाई यहाँ पर एक लड़की है, उसने ये फोन नंबर मुझे दिया और मी तर म्हणे मराठी माणूस आहे, मला तर असं वाटतं ही मुलगी इकडे मुश्किलमध्ये पडलेली आहे, ताई तुम्ही काहीतरी करा। अभी काहीतरी करा मतलब मैंने कहा हम आए क्या वहां पर? तो बोले नहीं, आप यहाँ पर अभी आने की ऐसी परिस्थिति नहीं है, हम आपको बार बार कांटेक्ट करेंगे और लड़की को छुड़ाने के अंदर मैं आपकी मदद करूंगा। मैं जैसे वो आपकी बेटी है, मैं उसका भाई हूँ। ये बात और जब एक दिन उसके घर के कुछ लोग यही रमजान के अंदर कहीं बाहर गए हुए थे, तो उसने मेरे को फोन किया, ताई लगेच आम्ही येतोय, आपल्याला कुठे आणायचं? मैंने कहा उसको अग्रवाल हॉस्पिटल में लेके जाओ, मैं आती हूँ। और अग्रवाल हॉस्पिटल में उसको एडमिट किया, पूरे शरीर के अंदर से पानी निकल रहा था, जहां जहां सिगरेट के चटके थे उसमें से पानी निकल रहा था। वो लड़की क्या हालत होगी वो सोचो आप उसकी। और वहां पर आने के बाद डॉक्टर ने इलाज चालू किया, क्योंकि उस हॉस्पिटल के अंदर मैं वॉक्सटॉप कमेटी की मेंबर थी, इसलिए कोई भी मुश्किल नहीं है। तो वहां पर जाने के बाद 2-3 दिन के बाद अभी इनका तो काफिला शुरू हो गया उसको ढूंढने के अंदर। जब वो ढूंढते ढूंढते उनको पता चला हॉस्पिटल में थे, हॉस्पिटल के अंदर उन्होंने दंगा शुरू कर दिया, क्योंकि हमारा यहाँ पर मोगलाई है, हमारे यहाँ पर लोकशाही है कहाँ? यहाँ पर तो कुछ भी चलता है, कुछ भी करो, किसको भी मारो, किसको भी अंदर डालो, कहाँ पर भी जाके दंगा करो, ये हमारी शासन है। ये तो आप सब जान रहे हैं आज क्या हो रहा है। और वहां पर जाके किया तो उन्होंने कहा कि मैडम इसको लेके जाओ यहाँ से, और भी पेशेंट है, बहुत मुश्किल हो जाएगी। तब तो वहां से निकाल के मैंने उसको, मेरे एक फ्रेंड का मेरा रोड में फ्लैट खाली था, वहां पर रखा और बड़ी मुश्किल से उसको आलू फॉरेन में। लेकिन आज उसकी हालत क्या पता है? उसका पूरा जीवन बदल गया। आज वो हंसती खेलती लड़की, उसने बात करना बंद कर दिया, अभी भी उसका वो बात करती नहीं, उसको आज भी किसी पुरुष के ऊपर विश्वास नहीं रहा। यह है लव जिहाद, यह है हमारी लड़कियां समझती नहीं है। हमारी लड़कियां क्यों जाती है? ये सोचा आपने? इन्होंने, ताई ने तो बता दिया कि ये कानून है, वो कानून है। कानून है, कानून का अवलंबन कौन करता है? कानून तो बहुत निकाले, 3 तलाक का भी कानून निकाला, 3 तलाक के बाद तलाक हो ही रहा है, लड़कियां निकल ही रही है। 4 शादी का कानून, 4-5 शादी हो गए। मेरे स्कूल में एक पेरेंट्स मेरी बहनें बैठी हैं, उनका मैं स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ, क्योंकि आपके लिए ही हमने फिल्म बनाई है। क्योंकि हमें ये फिल्म बनाने का साहस जो मिला है वो आप लोगों से ही मिला है। ऐसा है कि जब ये सब्जेक्ट के बारे में सोच रहे थे तो इस सोच का निर्माण जो किया है वो मेरी श्रीमती वंदना तिवारी ने किया है, इसलिए मैं आप सभी को धन्यवाद देता हूँ। जब उन्होंने फिल्म का बात करी तो मुझे पहले तो लगा कि नहीं, ये जैसे टीवी में चलता रहता प्रोपेगेंडा है, पर सच्चाई जब केस की स्टडी की, हम लोगों के सामने जब केस आए, तब हमें लगा कि हाँ, एक गंदी मानसिकता है, एक सोच है जो हमारे खिलाफ साजिश चल रही है। और उस साजिश में हमारे भाइयों का तो सहयोग रहेगा, लेकिन सबसे बड़ा कदम हमारी बहनों को उठाना पड़ेगा, ताकि उनकी तरफ कोई भी ऐसा व्यक्ति आंख उठा के ना देख सके। और ये फिल्म एक जरिया है, एक सोच है कि आपको लगेगा कि हाँ, मेरे पड़ोस में ऐसा हुआ है, तब आपको महसूस होगा कि ये फिल्म है। क्योंकि इस फिल्म के माध्यम से हमने कहा है कि धर्म बचा तो देश बचेगा, वरना सिर्फ अवशेष बचेगा। कृष्ण बचेंगे, राम बचेंगे, चारों पावन धाम बचेंगे। जब बेटियों का सम्मान बचेगा, तभी सत्य सनातन नाम बचेगा। और अंत में मैं आप भाई लोगों से आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि आप इस संकल्प में कि रक्षाबंधन पे जैसे अपनी बहन को एक उपहार
तो इसी उपहार स्वरूप अपनी 21 बहनों को ये फिल्म जरूर दिखाएं, और जो सक्षम नहीं है इस फिल्म को देखने के लिए उनको जरूर दिखाएं। धन्यवाद। आप सभी इधर आने के लिए सबका धन्यवाद। हमारी मूवी जो बनाई है वो विनोद तिवारी जी वो स्क्रिप्ट लेके राज भाई के पास आए थे करीब 2 साल पहले। तो उस वक्त राज भाई मैं सब लोग यूएसए में सब ऐसे ऑर्गेनाइजेशन में काम करते रहते हैं। तो राज जी ने जब ये देखा स्क्रिप्ट तो तुरंत हमने ये फिल्म बनाने के लिए हाँ बोल दिया और तब से ये प्रोजेक्ट शुरू किया। तो इस प्रोजेक्ट के जरिए हम ऐसा करना चाहते हैं कि कंटेंट से सब लोगों के दिमाग में ज़्यादा असर पड़ता है। तो मूवी के जरिए हम अपनी बहन बेटियों को इसकी असर ज़्यादा पहुंचा पाएंगे। तो ऐसे मूवी देखने के लिए ऐसी मूवी बनाने के लिए हमने और भी सोचा है। तो 2-3 और भी स्क्रिप्ट है जिसमें हम हिंदू सनातन धर्म को जो ही जो अभी तक के बॉलीवुड की मूवी बनी है उसमें आपने देखा होगा कि हमारे धर्म के खिलाफ छोटी छोटी चीजें वो डालते रहते हैं जिससे सब लोगों के मानस पे वो असर हो गया कि भाई हमारे पुजारी है तो वो अच्छे नहीं है और उसका जो गुंडा है मवाली है वो अल्लाह का बंदा दिखाई देगा। तो ऐसा करके सब लोगों के दिमाग में ये सब कंटेंट डाल के ही असर हुआ है। तो हमने अभी ऐसा शुरू किया कि भाई हम प्रो हिंदू और नेशनलिस्ट मूवी बना के सब लोगों को हमारी ग्लोरी वापस लाने की तरह सारे टीम मेंबर्स और मैम जो ऐसे बोल रहे उनको सुन के मुझे इतना अच्छा लग रहा था कि मैं उनको 1 घंटे और सुन सकता हूँ। लेकिन मेरे पास सिर्फ 1 मिनट है। मैं चाहूँगा इस 1 मिनट में 2 मिनट की बात कह दूँ। तो मैं चाहूँगा कि इस फिल्म को सभी बेटियों को, अपने सिस्टर को, सबको दिखाएं। बिकॉज मैं एक अभिनेता नहीं, मैं एक भारतीय युवा हूँ। तो इसलिए मैं सबसे आग्रह करना चाहता हूँ कि 6 मई को आप जाएं और इस फिल्म को देखें। और मैं ये दावे के साथ कहता हूँ कि एक सोशल मैसेज है और ये मेरी पहली पिक्चर है और मैंने इसमें पूरी जान लगाई थी। बिकॉज जो मेरा इसमें किरदार है वो आपको फिल्म देखने के बाद पता लगेगा। शायद मैं बाद में कभी बोलूँगा, आप मुझे सुनेंगे उस बारे में, क्योंकि मैंने इस फिल्म में जो मेरी इमेज है उसको एक पॉजिटिव नेगेटिव की तरह किया गया। लेकिन मुझे इतना अच्छा रिस्पॉन्स मिला उसको करने के बाद जब मैंने ऑडियंस में प्री स्क्रीनिंग देखी। तो मैं चाहूँगा उसको देखें और सराहें। थैंक यू सो मच और सभी का धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जरूरी है। बोल पवन सुत हनुमान की, बजरंग बली की, बोल बजरंग बली की। सबसे पहले तो मैं ये चाहता हूं पूरे देश में युवा मोर्चा किसी भी संगठन के हो, किसी भी राजनीतिक दल हो, गैर राजनीतिक दल हो, लेकिन लव जिहाद के मुद्दे पर ऐसा सार्वजनिक संवाद आयोजित करने के लिए आपके अध्यक्ष तिवाना जी और पूरी टीम के एक बार जोरदार तालियां बजती रहनी चाहिए। बहुत बहुत मंच पर उपस्थित परम आदरणीय श्रीमती रसीलाबेन शाह जी, मैं नमन करता हूं आपके पूरे जीवन को, जो अपने धर्म के लिए, राष्ट्र के लिए, संगठन के लिए, बेटियों के लिए जब आप बोल रहे थे यहाँ पर तो ऐसा लग रहा था कि हम गलत जगह बैठे हैं। हम सबको इधर सामने बैठा होना चाहिए, नीचे जमीन पे, और आपको सुनना चाहिए। इस प्रकार का लगातार एहसास हो रहा था। विषय की गहराई, समझ, अनुभव, दर्द, पीड़ा, और आज भी आपकी वाणी में जो ओज था
मैं ये कह सकता हूँ शायद इस कमरे में जितने युवा मोर्चा के कार्यकर्ता बैठे हैं उनमें सबसे ज्यादा युवा अभी भी आप ही हो यहाँ पर। सुधा जोशी जी एक वकील के तौर पर भी और लव जिहाद के विषय पर गहरी समझ, केसेस की समझ, मुझे लगता है कि बार बार आपको यह संवाद आयोजित करना पड़ेगा सुधा जी को सुनने के लिए, रसीला बहन शाह जी को सुनने के लिए। यहाँ पर मंच पर उपस्थित आपके युवा मोर्चा के ओजस्वी अध्यक्ष महोदय, सभी महामंत्रीगण, उपाध्यक्ष महोदय, प्रदेश के जिले के मंडल के सभी पदाधिकारी और कार्यकर्तागण, खास तौर पर यहाँ बैठी महिला शक्ति, मंच पर उपस्थित ये कन्वर्जन मूवी लव जिहाद, जो बॉलीवुड लव जिहाद का जहर पिलाता था, उसी बॉलीवुड से लव जिहाद का इलाज करने वाली मूवी बनाने वाली पूरी की पूरी टीम, विनोद तिवारी जी, राज पटेल जी, विपुल पटेल जी, प्रतीक, रवि भाटिया और ये सभी लोग जो मंच पर उपस्थित हैं, आपको नमन है और आने वाली पीढ़ियां याद रखेंगी कि किस प्रकार से आपने पूरे एजेंडा को चेंज करने का काम किया है, नैरेटिव की लड़ाई में सत्य को सामने लाने का काम किया है। और आपके ओजस्वी मंच का संचालन कर रहे हैं अंकित जी। सबसे पहले तो मैं ये बहुत सिंपल लैंग्वेज में आपको बताना चाहता हूँ, लव जिहाद को अगर समझना हो तो अभी ये जो महाराष्ट्र की जनता के साथ हो रहा है ना, इसको समझ लो। पहचान कुछ और बताई, एजेंडा कुछ और बताया, वादा कुछ और किया, और जैसे ही रिश्ता पक्का हो गया आज हनुमान चालीसा भी पढ़ने से ये है लव जिहाद। आपके सामने तो लाइव चल रहा है लव जिहाद महाराष्ट्र में। ये प्रतीक शुक्ला यहाँ बैठे हैं, ये फिल्म का हीरो भी है और विलेन भी है। क्योंकि लव जिहाद में जो हीरो होता है ना, वही विलेन होता है। बबलू शेख का किरदार है, मुझे लगता है कि आज आपके महाराष्ट्र की सत्ता भी बबलू शेख के हाथों में ही है। लाइव लव जिहाद चल रहा है। जैसे कोई हिंदू की बेटी को धोखा देके लेके जाते हैं ना, ये महाराष्ट्र की पूरी जनता आप समझ लो हिंदू की बेटी है जिसके साथ छल करके रखा गया। इस प्रकार के वातावरण में इस संवाद को आयोजित करना, यहाँ पे अभी मेरे को गदा दिया, मैंने कहा बहुत अच्छा कर रहे हो, जहां हनुमान चालीसा पढ़ने रहे थे वहां पे गदा दे रहे हो मंच पे बुला के। लेकिन ये गदा, ये प्रतीक है, किस चीज का प्रतीक है? सबसे पहले ये प्रतीक है अनुशासन का, उसके बाद ये प्रतीक है पूर्ण समर्पण का, उसके बाद ये प्रतीक है कि किसी भी रूप को लेना पड़े लेकिन अत्याचार का संहार करना, लंका का दहन करना, मां सीता की रक्षा के लिए किसी भी हद के पार जाना पड़े उस पार तक जाना। तो आज जब आपने ये गदा मंच पर दिया है तो मैं ये समझता हूं कि हनुमान के रूप में युवा मोर्चा का एक एक कार्यकर्ता सीता के रूप में जो हिंदू बेटियों के साथ लव जिहाद हो रहा है उससे लड़ने के लिए और बेटियों को बचाने के लिए एक एक क्षण और पूरी ऊर्जा लगा के काम करेगा। ये बहुत गंभीर विषय है, ये कोई साधारण विषय नहीं है लव जिहाद का, और वो भी ऐसे वातावरण में जब लोगों को ये शब्द मानने से इनकार कर दिया जाता है। ये तो केरल के हाई कोर्ट ने अपने आदेश में प्रॉपर इस टर्म का इस्तेमाल किया है, लव जिहाद होता है ऐसा माना है। लेकिन इसका विकराल रूप अगर आपको देखना हो तो आप अपने शहर में गलियों में जाकर बेटियों का हाल देखना, हर मोहल्ले के अंदर, देश के हर जिले के अंदर बेटियां इस लव जिहाद नाम के शैतान का शिकार हो रही हैं। पहचान झूठी, वादे झूठे और बाद में अत्याचार की ऐसे कोई वर्णन नहीं किया जा सकता किस सीमा तक अत्याचार किया जाता है। कई लोग बोलते हैं कि प्रेम तो हो ही सकता है, लव हो सकता है, आकर्षण हो सकता है, संबंध हो सकते हैं, लेकिन लव जिहाद को समझना हो तो बड़ा सिंपल सा नियम है। अगर रिश्ता झूठी पहचान बताकर बनाया जा रहा है, शुरुआत झूठ से हो रही है, तो वो प्रेम नहीं हो सकता, फिर वो जिहाद है। अगर संबंध बनने के बाद धर्म परिवर्तन का दबाव डाला जा रहा है,
अपने धर्म का पालन करने की आजादी को छीना जा रहा है तो फिर वो प्रेम नहीं हो सकता, वो जिहाद है। अगर आप किसी से कहते हो कि प्रेम करते हो और 2 महीने बाद उसको काटते हुए, मारते हुए, पीटते हुए, कुचलते हुए, उसकी धर्म की, विश्वास की आजादी को छीनते हुए आपके मन में दर्द नहीं होता तो फिर आप प्रेम नहीं करते, आप जिहाद कर रहे हो। और जिहाद से वैसे ही लड़ना होगा जैसे जिहादियों से लड़ा जाता है। जिस प्रकार के संघर्ष का और विजय का हमारा 1400 साल का इतिहास है, उसी प्रकार का संघर्ष करना होगा अपनी बेटियों को बचाने के लिए। ये जो बेटी बचाओ, सेव आवर डॉटर्स, ये जो स्लोगन है, ये जो नारा है, कभी सोचना सबसे बड़ा खतरा हमारी बेटियों के ऊपर आज क्या है? सबसे बड़ा खतरा है कि हम उनके ऊपर आने वाले संकट की घर में बात ही नहीं कर रहे, चर्चा ही नहीं कर रहे, संवाद ही नहीं है। दिल्ली का एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपको बताता हूं। 22 साल की लड़की जिसको लव जिहाद में फंसा के शादी की गई, बाद में उसके ऊपर अनेक प्रकार के अत्याचार हुए। जब वो वापस आई, किसी तरह से बच के भाग के अपने घर में आई, तो उसने एक छोटी सी बात अपने पिताजी से कही। उसने ये कहा कि पिताजी, मैं 22 साल परिवार में रही थी, हिंदू परिवार में, मेरा धर्म क्या है, मेरी पूजा पद्धति क्या है, मेरे विश्वास क्या है, इसके बारे में कोई चर्चा नहीं हुई। वहां मुझे 6 महीने रखा, उन्होंने नमाज पढ़ना, कलमा पढ़ना, हिजाब पहनना, 6 महीने में पूरा मजहब सिखा दिया। इस प्रकार के ब्लाइंड फॉलोअर्स, इस प्रकार जो इंसान को इंसान नहीं मानते, अस्तित्व को मानने से इनकार करते हैं, शादी होने के बाद केवल एक पहचान रह जाती है कि ये काफिर है। या तो इससे बच्चे पैदा करवाओ, या इसको बेचो, धंधा करवाओ, गायब करो, अत्याचार करवाओ, इसके अलावा कोई और मकसद नहीं रह जाता है। अभी मेरी आपके अध्यक्ष महोदय से बात हो रही थी, उन्होंने लव जिहाद के विषय पे एक पुस्तक भी रिलीज करवाई है। डाटा के साथ लव जिहाद के ऊपर पुस्तक रिलीज की है, उसमें ये सामने आया है, हिंदू बेटियां जो मुस्लिम लड़कों से शादी करके जाती हैं, शादी के कुछ सालों बाद 35 से 40% लड़कियों का कभी जीवन में कोई पता नहीं चलता वो कहां चली गई, कोई पता नहीं चलता। उत्तर प्रदेश का एक एग्जांपल मैं आपको बताता हूं। एक लड़की अपने परिवार से भाग के गई, लड़के गई और एक मुस्लिम व्यक्ति से उसने शादी की। उसके अपने परिवार से, दोस्तों से, सबसे सारे संबंध खत्म हो गए। केवल एक सहेली से उससे कभी कभार बात होती थी, महीनों में एक आध बार। 6 महीने, 7 महीने, 8 महीने उस सहेली से कोई बात नहीं हुई। तो उसके मन में आया कि लड़की गई कहां। माता पिता से बातचीत बंद थी, भाई बहन से बातचीत बंद थी, दुनिया में किसी से उसका कोई कनेक्शन नहीं बचा था। उस सहेली ने जाकर, उसके मन में आया कि पता तो करूं, उसने ढूंढना शुरू किया। कुछ नहीं पता लगा तो उसने पुलिस में जाके शिकायत की। पुलिस ने जाके जब घर में पता किया तो जिस आदमी से शादी करके वो गई थी, उस आदमी ने उसकी हत्या करके अपने घर के अंदर ही गाड़ के, उसके ऊपर चादर बिछा के, सोफा बिछा के वहां रह रहा था 3 महीने से। लेकिन संवाद खत्म है, संबंध खत्म है, बातचीत खत्म है, मरने के बाद भी कोई पूछने वाला नहीं बचा। अभी जिस दिन हमारा ग्वालियर में शो हुआ, हम इस फिल्म का जगह जगह सेलेक्टेड ऑडियंस के सामने स्क्रीनिंग कर रहे हैं। ग्वालियर में जिस दिन हम गए, उसी दिन, अभी भी आप अगर गूगल करो ग्वालियर लव जिहाद, 4 दिन पहले वहां पे मामला सामने आया है। झूठ बोल के लड़की से शादी की, शादी करने के बाद धर्म परिवर्तन का दबाव डाला, उसके बाद एक कमरे में बंद करके, कोई सुनी सुनाई बात नहीं, आंखों देखी बात है। वो लड़की मेरे साथ थी जिस दिन हमने ग्वालियर में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। एक कमरे में बंद करके पिता, चाचा, भाई, पड़ोसी, रिश्तेदार, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं था उनके खानदान का जिसके साथ संबंध बनाने के लिए मजबूर ना किया गया हो। गलती से एक दिन उनकी कुंडी खुली रह गई कमरे की, तब वो लड़की भागी किसी तरह से और पुलिस के पास आई है। वो तो भला हो, वहां पर शिवराज जी की सरकार है, उनका पूरा घर बुलडोजर से गिरा दिया गया और जेल में पूरा का पूरा परिवार आया। लेकिन इस देश में ऐसी भी सरकारें हैं जो पता चलने के बाद इनाम देंगी, सम्मानित करेंगी, बेटियों के अधिकारों के बारे में चर्चा करने से बचेगी। बिल्कुल सही कह रही थी।
रसीदा बहन जी कि सार्वजनिक समाज में ऐसे राजनीतिक दल और उनके नेता हो गए हैं जो मुंह से बोलने को तैयार नहीं है इतनी बड़ी समस्या के बारे में। चर्चा करो तो ऐसा करते हैं जैसे कोई लोग कट्टर होकर बात कर रहे हैं। सबसे बड़ी समस्या आज अगर बेटियों के सामने है तो लव जिहाद की है। उससे बड़ी समस्या है परिवार में बंद हो चुके संवाद की और संस्कार की। मैं आज आप सबसे एक बात कहना चाहता हूं, एक तो अपने घर में खुला संवाद शुरू करो, लव जिहाद के केसेस को घर में बताना शुरू करो। ये फिल्म जो आपने बनाई है, इस फिल्म को अगर देखे आप ये मानना कन्या पूजन करते हैं ना दुर्गा पूजा में, 5 कन्या 7 कन्या 9 कन्या को, वो कन्या पूजन से भी बड़ा ज्यादा पुण्य मिलेगा 5 लड़की और 7 लड़की 9 लड़कियों को ये लव जिहाद की फिल्म जाके दिखाने का, इस पर चर्चा करने का घर के अंदर सबसे बड़ा इस पर। और दूसरा, आपको अपने परिवार में और समाज में इस प्रकार से अगर कहीं लड़की को जाना पड़ गया है तो उसको वापस लेने के लिए समाज को अपना हृदय बड़ा करना पड़ेगा, दिल खोलना पड़ेगा। आप ये मत मानना कि ये लड़की कोई अपराध करके चली गई, कोई क्राइम करके चली गई, हमारे परिवार के साथ धोखा करके चली गई, हमारी इज्जत मिट्टी में नहीं। आप ये सोचना कि घर की बिटिया फंस गई है, ट्रैप हो गई है, हमारी कोई कमी रह गई होगी समझाने की जिसके कारण वो इस प्रकार के जाल में फंस गई है। उसको जैसे कोई बीमार हो जाए, किसी के ऊपर कोई एक्सीडेंट हो जाए, उसकी जिम्मेदारी परिवार लेता है, वापस लाने की, ठीक करने की, रिकवर करने की समाज जिम्मेदारी लेता है। इस प्रकार से सभी लड़कियां जो वापस आना चाहती हैं उनसे संवाद स्थापित करना और सहज सम्मान के साथ उनको वापस घर वापसी कराना, ये बहुत बड़ा आंदोलन है। मेरे को लगता है हर युवा को अपने समाज में, अपने मोहल्ले में शुरू करना चाहिए। और एक और चीज इससे ज्यादा आगे बढ़कर, हिंदू माता पिता को बहू के तौर पर भी मुस्लिम समाज से अगर बेटी आती है तो उसको स्वीकार करने का अमल बनाना पड़ेगा। जबरदस्ती करके नहीं, इनकी तरह जिहाद करके नहीं, साजिश करके नहीं, लेकिन स्थिति यह है कि अगर सहज आकर्षण भी है तो बेटे को पता है कि मेरे परिवार में स्वीकार नहीं होगा। यह मन स्थिति को बदलने का भी समय आ गया है। तभी आप सैकड़ों हजारों लाखों बेटियों को अत्याचार से मुक्ति दिला पाएंगे, समाज में सम्मान के साथ जीने का अधिकार दिला पाएंगे। कल इस फिल्म का स्क्रीनिंग की जा रही है, कल आपकी एक बहुत बड़ी रैली भी है। देवेंद्र जी महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र के स्वाभिमान को लेकर, चिंतन को लेकर एक बहुत विशाल आह्वान कल करने जा रहे हैं। मुझे मालूम है कि आप सब लोग उसी की तैयारी में लगेंगे, लेकिन आपके जानने वाला कोई व्यक्ति हो, कोई महिला संगठन हो जो इस प्रकार की फिल्म को कल केवल सेलेक्टेड लोगों के सामने दिखाएंगे, आपको लगता है कि उनको देखना चाहिए, तो आप अंकित जी से या दीवाना जी से संपर्क करना। हम उन लोगों को कल आमंत्रित करेंगे और 6 तारीख को ये फिल्म पूरे देश में रिलीज हो रही है। 6 तारीख के बाद समय निकालकर जरूर जाएं, देखें, अपनी बहनों को, बेटियों को, माताओं को जरूर दिखाएं और अगर हो सके तो खास तौर पे लड़कियों के लिए इसकी स्क्रीनिंग को ऑर्गेनाइज करने का काम करें अपने अपने मामले में। तो पुनः बहुत बहुत आभार, अभिनंदन आप सभी का। देश में लव जिहाद के विषय पर चर्चा और संवाद को शुरू करने के लिए कमल पुष्प टॉक्स के अंतर्गत इसके लिए बहुत आभार आप सभी का। और बेटियों को भी लव जिहाद से बचाने का काम कीजिए और महाराष्ट्र को भी बबलू शेख के लव जिहाद से बचाने का संकल्प लेकर यहाँ से जाइए। बोलो भारत माता की, भारत माता की, वंदे मातरम, वंदे मातरम, जय श्री राम। अपना अनुभव क्या कुछ कहना चाहिए? ये भाजपा युवा मोर्चा के माध्यम से कमल पुष्प टॉक्स एक सीरीज़ है संवाद की, चर्चा की, उसके अंतर्गत लव जिहाद के ऊपर आज चर्चा रखी गई है। और ये खास इसलिए भी है क्योंकि लव जिहाद के ऊपर एक फिल्म आने वाली है, द कन्वर्जन। उसकी पूरी कास्ट, उसके डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, स्टार कास्ट सब यहाँ पर मौजूद है। और भाजपा युवा मोर्चा ने ये शुरुआत की है महाराष्ट्र में, मुंबई में, कि लव जिहाद के विषय पर चर्चा हो, खुलकर संवाद हो और इसके बारे में एक जन जागरण हो समाज में। लव जिहाद को आप किस नजरिए से देखते हैं, उसके बारे में आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? लव जिहाद के बारे में क्या कुछ कहना चाहेंगे? नहीं, लव जिहाद एक गंभीर समस्या है और समाज में बेटियों की सबसे गंभीर समस्याओं में से एक है लव जिहाद।
केरल के हाई कोर्ट ने इसको स्वीकार किया है, उत्तर प्रदेश ने इसके बारे में कानून बनाया है। मोनिका अरोड़ा जी जो एडवोकेट हैं, उनकी एक पूरी किताब है जिसमें लव जिहाद के केसेस को डॉक्यूमेंट किया गया है। ये जो फिल्म है ये भी बहुत सारी रियल लाइफ स्टोरीज़ को कंपाइल करके उनसे इंस्पायर होकर बनाई गई है। मुझे लगता है कि झूठ बोल के, पहचान को छिपा के किसी से प्रेम संबंध बनाना, बाद में धर्म परिवर्तन के लिए उसको ज़बरदस्ती करना और अंत में अत्याचार करना और कई मामलों में हत्या तक कर देना, ये एक बहुत बड़ी समस्या देश के लगभग हर शहर में, हर राज्य में देखने में आ रही है। अभी पिछले हफ्ते ग्वालियर में इस प्रकार का मामला देखने में आया। तो ये एक वास्तविक समस्या है और समय आ गया है कि समाज इसके बारे में खुलकर चर्चा करे, संवाद करे। इस फिल्म के जरिए आप क्या दिखाना चाहते हैं, लोगों को क्या मैसेज देना चाहते हैं? इससे पहले ही फिल्म आई है कश्मीर फाइल, जो बीजेपी के लिए बिल का पत्थर साबित हुई है, और ये फिल्म से कितनी उम्मीदें हैं आपको? देखिए, ये फिल्म विनोद तिवारी जी जो डायरेक्टर है उन्होंने बनाई है, हमारे बीच में मौजूद हैं। राज पटेल जी, विपुल पटेल जी इसके प्रोड्यूसर हैं और प्रतीक और रवि जिन्होंने एक्टिंग की है, दोनों यहाँ पे मौजूद हैं। मुझे लगता है कि फिल्में समाज का सच सामने लाने वाली होनी चाहिए। बॉलीवुड का एक इतिहास हो गया था फिल्मों को झूठ का एजेंडा बनाने का, झूठ को बेचने का, अब वो बदल रहा है। बदल इसलिए रहा है कि ऑडियंस भी बदल गई है। कश्मीर फाइल ने रिकॉर्ड तोड़ बिजनेस किया क्योंकि कश्मीर के बारे में जो झूठ बोला जाता था उसका सच अब देश को, दुनिया को पता लगा है। ये फिल्म भी मुझे लगता है कि उसी प्रकार से देश की जनता पसंद करेगी, देखेगी, क्योंकि हमारी बेटियों के ऊपर हो रहे बहुत बड़े अत्याचार जिसके बारे में दबी जुबान से चर्चा होती थी, अब खुल के लोग बात करेंगे और जानेंगे। सर, आपको लगता है फिल्म को रिलीज होने देंगे? जो हनुमान चालीसा में पढ़ने वालों को तो डाल सकते हैं, क्या फिल्म को रिलीज होने देंगे, आपको लगता है? देखिए, सेंसर बोर्ड से ये फिल्म पास है और यूए सर्टिफिकेट है। 12 साल से ऊपर कोई भी लड़की लड़का इस फिल्म को देख सकता है, परिवार के साथ जाके देख सकते हैं। तो इस फिल्म के पास सारी अनुमति है। मुझे नहीं लगता कि इस देश में कोई भी राज्य सरकार इसको रोकेगी, और अगर कोई रोकता है तो उनसे हम पूछेंगे कि क्या आप हमारी डॉटर्स के खिलाफ हो, बेटियों के खिलाफ हो क्या, जो सच सामने लाने वाली इस फिल्म को रोकने की बात कर रहे हो। ये फिल्म काफी शूट हुई है, तो बात करें इसके फिल्म के बारे में। आई थिंक डायरेक्टर साहब बैठे हैं, वो डिटेल में इस बारे में बताएंगे। क्या कहना चाहेंगे फिल्म को लेकर? पहले तो मैं आपके सवाल का खंडन करता हूँ कि कश्मीर फाइल से बीजेपी को फ़ायदा मिला था। किसी सच को अगर सत्य है और देश के सामने बताना, तो वो बीजेपी या किसी आरएसएस उसकी नहीं हो सकती। पहले तो मैं आपको क्लियर कर दूँ, ये फिल्म भारत की हर बेटी के लिए फिल्म है, जो सत्य देखना चाहिए हर बेटी को। कश्मीर फाइल क्या था? कश्मीर फाइल हमारा अतीत था जो हमसे छुपाया गया, और द कन्वर्जन वर्तमान है, जो वर्तमान का जो चर्चा नहीं करना चाहते हैं। लव जिहाद आज से कुछ दिन पहले हम चर्चा नहीं करना चाहते थे, जबकि ये किसी हमारा शब्द नहीं है, कोर्ट का दिया हुआ शब्द है, तो इसको आप किसी पार्टी से जोड़ के ना देखें। दूसरी बात बेटी बेटी होती है, उसका कोई धर्म या मजहब नहीं होता। मैं कह रहा हूँ हिंदुस्तान की हर बेटी को, हर धर्म की, हर मजहब की बेटी को ये फिल्म देखनी चाहिए। क्या कश्मीर में इसको लॉन्च करेंगे? कश्मीर में भी करेंगे भाई साहब, हिंदुस्तान के साथ साथ पूरे विश्व में लॉन्च हो रही है। कश्मीर भारत का हिस्सा ही है ना, क्योंकि कश्मीर भारत का हिस्सा है ना। हिस्सा है जी, लेकिन इस फिल्म को, कश्मीर फाइल को लेकर ही बहुत बवाल हुआ था। देखिए, आपत्ति दर्ज आप भी करा सकते हैं, आपत्ति दर्ज कराना आपका अधिकार है, लेकिन उसको हमें फिल्म जब मिली है, ये केंद्र सरकार के द्वारा सर्टिफिकेट मिला है ना। लेकिन इसमें राजनीति होती है बहुत बड़ी, आप भी मानते हैं इस बात? नहीं, बिल्कुल नहीं है, ये राजनीति नहीं है। भारत की बेटियों के लिए कोई भी राजनीति नहीं कर सकता, और मैं आपके माध्यम से आह्वान करता हूँ, जो विपक्ष के लोग हैं, किसी भी पार्टी के लोग हैं, वो सामने आए और इस फिल्म को दिखाएं कि ये पार्टी की फिल्म नहीं है। आप क्या कहना चाहिए? किस प्रकार लव जिहाद में काम प्रैक्टिकली करेगा? फिल्म तो है ही है, लेकिन प्रैक्टिकली किस प्रकार काम करेगा? देखिए, आज ये कमल पुष्प टॉक्स के माध्यम से जो लव जिहाद का रक्त रंजित सच है, उसे हमने आज मुंबई कर, खासकर हमारी जो बहनें हैं, ऐसे युवतियों के सामने उजागर करने की एक पहल हमने शुरुआत की मुंबई के अंदर, युवा मोर्चा मुंबई के माध्यम से। और मैं खास करके जो हमारे आज के पैनलिस्ट हैं जिन्होंने हमें मार्गदर्शन दिया, ऐसे हमारे आदरणीय कपिल मिश्रा जी का और एडवोकेट सुधा जोशी जी का और रसीलाबेन शाह जी का, और पूरी द कन्वर्जन मूवी जो प्रैक्टिकल वे में जो आज हम मैसेज यूथ को देना चाहते हैं, वो बड़े पर्दे में आपको हर थिएटर में देखने मिलेगी, पूरे देश के अंदर, पूरे विश्व के अंदर। तो ऐसी पूरी टीम को मैं आज इस
मंच के माध्यम से मैं उनका अभिनंदन करना चाहता हूँ, आप सभी मीडिया कर्मियों के माध्यम से, कि इन्होंने जो देश का सच है जो कहीं ना कहीं छुपाया जाता है हमेशा, वो सच को हर युवा के सामने, देशवासियों के सामने उजागर करने की पहल की है इस मूवी के माध्यम से, इस फिल्म के माध्यम से। और मुझे पूरा विश्वास है कि हम युवा के माध्यम से तो पूरे मुंबई भर में जाएंगे इस बात को लेकर, लेकिन जो मुंबई का युवा वर्ग है जब वो द कन्वर्जन फिल्म देखेगा तो उसकी आंखें खुल जाएगी और कहीं ना कहीं लव जिहाद के मुद्दे पे काम करने के लिए सक्षम रूप से युवा जमीनी स्तर पे उतर के ये लव जिहाद का जो बीमारी है उसे पूरी तरह से उखाड़ फेंकने में आगे आएगा। सर, आज इस विषय पे चर्चा की आपने, गदा हाथ में दी है, हनुमान चालीसा पर काफी बवाल चल रहा है, उसके बारे में क्या कहना चाहिए? देखिए, उसके बारे में कपिल जी ने बहुत ही बढ़िया एक बात कही। गदा देने के खास मकसद और भी कुछ चीज दे सकते थे, आज खास नहीं, हनुमान जी का दिन ऐसा है कि बड़ी दुख की बात है कि हिंदुस्तान के अंदर और खास करके महाराष्ट्र जैसे एक युवा होने के नाते, एक मुंबई का युवा होने के नाते मैं आज देख रहा हूँ कि कहीं ना कहीं महाराष्ट्र की बदनामी पूरे देश में, पूरे विश्व में हो रही है कि जो ये सरकार है महाविकास आघाड़ी की, इसके नेता तू चल में आया ये प्रक्रिया लगाई है, तू चल जेल में, मैं पीछे से दूसरा मंत्री आ रहा हूँ। तो ये प्रक्रिया के चलते हुए भी बेशर्मों की तरह हनुमान चालीसा जब कोई जनप्रतिनिधि पढ़ने की बात करते हैं तो उसे किस तरीके से झूठे आरोपों के साथ फंसाया जा रहा है। तो जो बबलू शेख नामक जो एक मुख्यमंत्री महाराष्ट्र में सरकार चला रहा है, ऐसे कपिल मिश्रा जी ने कहा, मैं इसकी पूरी तरह से सहमत हूँ इस बात से लेकर, और कहीं ना कहीं बबलू शेख को घर बैठाने का काम ये महाराष्ट्र की जनता करेगी आने वाले दिनों में, ये मैं बताना सर, आप नवनीत राणा के बारे में क्या कहना चाहेंगे? कहीं ना कहीं मैं एक चीज़ कहना चाहता हूँ, गदा ली है तो बोला, मैं एक चीज़ ये कहना चाहता हूँ कि एक लव जिहाद महाराष्ट्र की जनता के साथ भी हुआ है। पहले तिलक कलावा दिखाना और बाद में पूजा भी ना करने देना, जैसा लव जिहाद में होता है। इस फिल्म में एक खलनायक है बबलू शेख, वो पहले हिंदू का रूप धर के प्यार में फंसाता है और शादी होने के बाद उसको पूजा भी नहीं करने देता, अत्याचार करता है। ऐसा लग रहा है कि पूरे महाराष्ट्र की जनता एक हिंदू बेटी है और उसके साथ सत्ता के रूप में लव जिहाद कर दिया गया। अभी हनुमान चालीसा करने से भी रोका जा रहा है। तो फिल्म में जो खलनायक है बबलू शेख, मुझे लगता है कि महाराष्ट्र में भी ऐसा कोई बबलू शेख है। सर, क्या इससे क्या राहत मिलेगी नवनीत और उसको बात करें? बजरंग बली उनके साथ है। धीरे धीरे बीजेपी के खिलाफ मुस्लिम समाज ऐसा कुछ होने वाला है, ऐसा आपको लगता है कि ये सारी चीज़ों को लेकर, क्योंकि उसी टॉपिक में बात हो रही है, मुस्लिम समाज के खिलाफ? नहीं, मुस्लिम समाज के खिलाफ बात नहीं हो रही है। फिल्म लव जिहाद करने वालों के खिलाफ है। कोई झूठी पहचान बता के शादी करे, बाद में धर्म परिवर्तन करने का दबाव डाले, बाद में बेटी की हत्या तक कर दे, अत्याचार करे, उनके खिलाफ है। तो जो विरोध करे तो क्या वो बोल रहा है कि वही करता है, ऐसा क्या? तो किसी समाज की, जो अभी विनोद जी ने बोला था, देश की हर बेटी को देखना जरूरी है, और जिसके घर में लव जिहाद हो रहा है उसकी भी कोई बहन होगी, उसको भी देखना जरूरी है। बचाने की जिम्मेदारी तो हर लड़की की, हर लड़के की होगी। थैंक यू सर।